अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 9। और सबसे पहले इसमें जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। इस चैप्टर में अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा पेपर में, लेकिन इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि अगर आप ये चैप्टर नहीं समझेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम में प्रॉब्लम आएगी अंडरस्टैंडिंग में। तो इस चैप्टर का जो मेन यूज़ है वो यही है कि आपको चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स की अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि थ्योरम जो आपने बोर्ड में अटेम्प्ट करने हैं वो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसके कुछ आपको पोस्टुलेट्स समझाऊंगा चैप्टर नंबर 10 के, जो कि चैप्टर नंबर 12 में यूज़ होंगे। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपने थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, उसके लिए सिंपल आप डेफिनेशन वर्डिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent if there is a correspondence between them such that corresponding sides and angles are congruent। अब इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें उससे सिंपल ये बताया है कि दो ट्रायंगल्स आपके पास कब कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट का पहले मैं आपको मीनिंग समझा दूं। इसका मेन वर्ड इक्वल ही है, लेकिन ज्योमेट्रिक में हम वर्ड यूज़ करते हैं इक्वल से बेहतर वो हम कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ करते हैं, और इसका सिंबल पे भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें और इक्वलिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप इसको इक्वल पे फॉर्म में भी लिखेंगे तब भी आपको मैं इसकी ऑल्टरनेट वे जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो लिखवा देता हूँ। तो पहली बात ये कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दो ट्रायंगल्स को हम इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन हम जब उसको लिखते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रायंगल ए बी सी लिख रहा हूँ एंड सेकंड ट्रायंगल मैंने बनाई वो है डी ई एफ, तो ये दो ट्रायंगल्स कब इक्वल होंगी या कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, उसके लिए ज़रूरी है कि इनकी अगर आप एक ट्रायंगल में देखें तो टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो ये दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, जब इनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ ए बी जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट हो डी ई के। अब जो सिंबल यहाँ पे यूज़ किया है ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। अगर आप इक्वल और साथ अप्रोक्सीमेट का साइन, ये दोनों साइन कंबाइन करेंगे तो इस सिंबल को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब ये दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट तब प्रूव कर सकते हैं अगर ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट हो, ए सी डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई। देन आपने तीनों एंगल्स को भी देखना है। एंगल ए जो है ये वाला जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के। देन एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के, और लास्ट में एंगल सी ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इट्स मीन कि इफ वी वांट टू prove two triangles are congruent then we must need to 6 parts congruent each other। आपको ये सारी चीज़ें इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी। तो डेफिनेशन भी यही कह रही है कि आपके पास अगर टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी एफ आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट देयर इज अ कोरस्पोंडेंस। कोरस्पोंडेंस का मतलब होता है यहाँ पे सिंपल कंपैरिजन करना, कंपेयर करना उनको, इस तरह उनमें कोरस्पोंडेंस बन जाए सच दैट द कोरिस्पोंडिंग साइड। कोरिस्पोंडिंग का मतलब होता है एक साइड वाली जो एंगल्स भी अगर आप देखें कोरिस्पोंडिंग एंगल्स की डेफिनेशन, तो जो एक ही साइड पे बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन डायग्राम बना दूँ तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया, तो जो एंगल इस साइड पे बन रहा है वही एंगल इस साइड पे बनेगा, तो ये कोरिस्पोंडिंग एंगल होंगे, एंगल 1 और एंगल 2।
तो सेम साइड्स हों। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ए बी वाली साइड ले रहे हैं तो इधर से भी लेफ्ट वाली डी ई साइड ले रहे हैं, यहाँ से ए सी है तो इधर से भी राइट वाली ए सी वाली साइड डी एफ वाली साइड ले रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास एक ऐसी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर उनकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तब आप कहेंगे कि वो दो ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो मेन चीज़ है, जो ये तो डेफिनेशन बोर्ड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा आई भी है, सिमिलर ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इस डेफिनेशंस के बाद अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो है कि हम इन हर दफ़ा इन 6 चीज़ों को ही प्रूव करें जब भी हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये एक हमारे लिए जो है वो टाइम टेकिंग काम है और डिफ़िकल्टी भी है कि आपको हर दफ़ा इन 6 चीज़ों को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा जब भी आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसको हम ज़रा ईजी वे में करने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं। वो पोस्टुलेट्स बुक में गिवन है, सारे तो नहीं है बुक में, लेकिन मैं यहाँ पे तकरीबन 6 के 6 ही लिखवाऊँगा क्योंकि आगे आपके थ्योरम्स में वो यूज़ होंगे। और वो पोस्टुलेट्स हैं क्या? वो पोस्टुलेट्स ये हैं कि आपको इन 6 चीज़ों के बजाय वो सिर्फ 3 चीज़ों पे आपको फोकस करवाएगा कि अगर कोई सी 3 चीज़ें हमें मिल जाएं इन 6 के अलावा तो हम कह देंगे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब वो 3 चीज़ें अपनी मर्जी से नहीं पिक कर सकते, उसको अभी मैं डिस्कस डिटेल में करवाता हूँ कि हम 3 साइडें ले सकते हैं, 2 साइड्स एक एंगल ले सकते हैं, दो एंगल एक साइड ले सकते हैं। तो उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। लेकिन इन पोस्टुलेट का मेन मीनिंग जो हमारा यूज़ है या फ़ायदा आप समझ लें इसका, वो ये है कि आपको ये 6 के बजाय अब सिर्फ 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। और यही आपकी थ्योरम की जो है वो बैकबोन है कि आपने हर थ्योरम में जो आप 12 चैप्टर में पढ़ेंगे ऑलमोस्ट 4 थ्योरम ऐसे हैं जिनमें आपको पहला टारगेट होगा कि दो ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये सारी जो एफर्ट हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम पे है, जो 8 मार्क्स का आपको पेपर में कंपलसरी अटैम्प्ट करना होगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं उन पोस्टुलेट्स के ऊपर कि वो पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं जिनसे आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हम पहले दो पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एसएसएस पोस्टुलेट एंड सेकंड होगा साइड एंगल साइड। इसको एसएसएस का मीनिंग है कि आपके पास ऐसे यहाँ पे साइड शो हो रही है तो साइड 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 पोस्टुलेट, मतलब यहाँ पे अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं तो हम ट्राइंगल्स को ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे इन एनी correspondence of two triangles if three sides of one triangle are congruent, corresponding three sides of other triangle. In any correspondence of two triangles, if three sides of one triangle are congruent to corresponding three sides of other triangle, then triangles are congruent. Then triangles क्या हो जाएंगे आपके पास, वो congruent हो जाएंगे। अब इसको डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, वही मैं इनका नाम दे रहा हूँ ए बी सी एंड सेकंड ट्राइंगल है डी ई एफ। तो यहाँ पे उसने इस पोस्टुलेट, बेसिकली पोस्टुलेट का मीनिंग भी पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पोस्टुलेट का मतलब सिर्फ ये होता है कि एक ऐसा चीज़ जिसका कोई बैकग्राउंड में प्रूफ नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन हम उसको सपोज कर रहे होते हैं कि वो ठीक है। मतलब पोस्टुलेट जो है वो एक सपोज की गई चीज़ है, मफरूज़ा भी जिसे कह सकते हैं, या फ़र्ज़ की भी चीज़ जिसका बैकएंड पे कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हम इसको एक बेसिकली एविडेंस, इसको ट्रू समझते हैं इस चीज़ को। अगर आप इसका कोई एविडेंस मिल जाए इस चीज़ का कि ये वाकई ही बात सही है, तो फिर वो एक्सियम बन जाता है, जो चैप्टर नंबर 16 में आप पढ़ेंगे। तो एक्सियम में और पोस्टुलेट में फ़र्क ये है कि पोस्टुलेट का जो बैकएंड पे कोई प्रूफ नहीं होता, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये चीज़ वाकई ही सही है या नहीं, लेकिन हम इसको अगर ज्योमेट्रिकली देखें या वैसे इस चीज़ को हम अगर कंसिडर करें तो हम इसको एक प्रिंसिपल समझ लेते हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ये बात सही है, ट्रू है। तो इसलिए पोस्टुलेट का वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे पास
ये अगर तीन साइड्स हम डिस्कस करें, ए बी वाली साइड अगर डी एफ ई के बराबर आ जाए, ए सी वाली साइड अगर डी एफ के इक्वल आ जाए और बी सी वाली साइड ई एफ के इक्वल आ जाए, तो ये ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इट्स मीन कि हमें अब तीन एंगल्स प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी ट्राइंगल बना लें जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी डेफिनेटली हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसके एंगल वैसे ही बराबर हो जाएंगे, आपको उसके एंगल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीन साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं दो ट्राइंगल्स की, तो उनके एंगल आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट में उसने बात की है कि दो साइड्स एंड एंगल। अब यहाँ पे एक जो है बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि एस ए एस और एक होता है एस एस ए या ए एस एस भी लिख सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। तो अगर मैं इसकी डायग्राम से आपको समझाऊं कि एस ए एस और एस एस ए में क्या फ़र्क है, तो आप पहले दो ट्राइंगल अगर बना लें, उससे ज़्यादा के लिए आपको शो हो जाएगा ए बी सी देन डी ई एफ। अब यहाँ पे आप कोई भी दो साइड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ए बी वाली साइड ले रहा हूँ डी ई के कॉन्ग्रुएंट और ए सी वाली साइड ले रहा हूँ डी एफ के कॉन्ग्रुएंट। तो अब एंगल जो है वो दरमियान में लिखा हुआ है। अगर एंगल दरमियान में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इन दोनों साइड्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा है इंक्लूडेड एंगल, वो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा हमें। तो इसका मतलब होगा कि एस ए एस पोस्टुलेट है। लेकिन अगर एस 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 ए की बात करें तो आप अगर ये दो साइड स्पीक कर रहे हैं तो फिर एंगल, क्योंकि साइड पे लिखा हुआ है दरमियान में नहीं लिखा हुआ, तो फिर एंगल आप ये वाला भी ले सकते हैं और सी वाला भी ले सकते हैं, मतलब बी एंड सी बोथ ले सकते, दोनों में से कोई एक एंगल पिक कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको एंगल यही पिक करना पड़ेगा अगर आपने ये दो साइड्स पिक की हैं। अगर आप ये वाली साइड और ये वाली साइड पिक करेंगे तो फिर एंगल इनके दरमियान वाला होगा। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें, इसकी सेम डेफिनेशन वही है जो इसमें लिखी हुई है, सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या आ जाएगी, यहाँ थ्री साइड्स की जगह पे आ जाएगा टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। तो हम यही सारी लिख रहे हैं इन एनी कोरस्पोंडेंस। इनकी एक डेफिनेशन अगर आप याद कर लें तो बाकी डेफिनेशंस में माइनर सा डिफरेंस है, वो आपने बस चेंज कर लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी डेफिनेशन बनती जाएंगी। तो इसलिए सिर्फ एक डेफिनेशन आप इसकी प्रॉपर याद कर लें, इन एनी कोरस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे एनी का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम कोई भी दो साइड पिक कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने जो अबव दो लाइन्स ही पिक करनी है। तो इसलिए एनी कोरस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, अगर हम दो ट्राइंगल्स की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल is congruent corresponding two sides and included angle of other triangle. Then triangles are congruent. ये लाइन तो हर डेफिनेशन के एंड पे आएगी, then triangles are congruent. तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी कि आपके पास अगेन वही बात है कि इन एनी कोरस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ टू साइड्स, अगर हम दो साइड्स ले रहे हैं एंड इंक्लूडेड एंगल, और उनके दरमियान वाला एंगल ले रहे हैं, और वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का, इज कॉन्ग्रुएंट टू कोरिस्पोंडिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, देन इन ट्राइंगल्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो डेफिनेशन से पहले आपको इसकी डायग्राम क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा एंगल और कौन सी साइड्स हों तो हम उसको एस पोस्टुलेट कह सकते हैं। नेक्स्ट अब अदर दो पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो है एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, और सिमिलरली इसको हम एंगल साइड पोस्टुलेट से भी कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन इनमें वही डिफरेंस है जो मैंने अभी एस और एस में आपको बताया। तो एंगल साइड एंगल हम अगर डिस्कस करें, एंगल साइड एंगल मीन्स दो एंगल और एक साइड हमें इसमें होनी चाहिए हमारे पास। तो अगर मैं दो ट्राइंगल्स बनाता हूँ ए बी सी, पेपर में अगर आप डायग्राम बना लेते हैं इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन आपने अगर नाम मेंशन नहीं करने, अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे तो आप इसके नेम्स नहीं लिखेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप
क्योंकि इसको बहुत एक्यूरेट बनाना पड़ेगा आपको पेपर में, तो बेहतर है कि आप इसको वर्डिंग की फॉर्म में लिख दें। ओके, अगर हम दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एंगल में ये बी वाला ले रहा हूँ ई के इक्वल, और एक एंगल सी ले रहा हूँ एफ के इक्वल, तो अब आप जो साइड लेंगे वो साइड दरमियान में आ रही है, इसका मतलब है कि वो कॉमन साइड होगी जिस पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो अगर आप इन दो एंगल्स को देखें तो ये एंगल बी और सी वाली साइड पे बन रहा है, तो आपको ये वाली साइड पिक करनी पड़ेगी ई एफ। इन दो साइड्स को आप पिक नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में एंगल एंगल साइड में, क्योंकि साइड एंड पे लिखी हुई है, इनके दरमियान में नहीं है, तो आप साइड ये वाली भी पिक कर सकते हो, ये भी पिक कर सकते हैं। तो मेन जो डेफिनेशन है वही है सारी इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स, इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस of two triangles if two angles and their common side is congruent to corresponding two angles and their common side in any correspondence of two triangles, if two angles and their common side is congruent to corresponding two angles and their common side of other triangle, then triangles are congruent। तो हम इनको क्या कहेंगे, वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब आपके पास यही बात मैंने इसको समझाया अब अभी आपको डायग्राम से भी, और इसी को हमने वर्डिंग फॉर्म में लिख दी है। तो लास्ट पोस्टुलेट पे मूव करते हैं, वो है एचएस पोस्टुलेट। ये पोस्टुलेट वाहिद पोस्टुलेट है जो सिर्फ राइट ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। तो पहली बात तो याद कर लें कि ये सिर्फ राइट ट्राइंगल्स होंगी तो अप्लाई हो सकता है, अप्लाई ऑन राइट ट्राइंगल्स, अदरवाइज हम इनको ओब्लिक ट्राइंगल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओब्लिक मींस जिसमें 90 का एंगल नहीं बन रहा, 90 से छोटे एंगल बन रहे हैं, या एक्यूट ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी कह सकते हैं। तो एचएस पोस्टुलेट के लिए सबसे पहले आपको दो राइट ट्राइंगल बनानी जरूरी है, और ये लगता ही सिर्फ उस थ्योरम उन्हीं थ्योरम पे लगेगा जिन पर राइट ट्राइंगल की बात हो रही होगी। अब यहाँ पे बात हो रही है एच का मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, और एस का मतलब यहाँ पे साइड है। मींस यहाँ पर उसने एंगल की बात ही नहीं की है, सिर्फ उसने एच का मतलब हाइपोटेन्यूज और एस का मतलब साइड। मींस कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, जो 90 के सामने वाली साइड होती है, ये एच है, और यहाँ पे 90 के सामने वाली साइड ये एच है। तो वो कहता है अगर हाइपोटेन्यूज इन दोनों के बराबर आ जाते हैं, दो ट्राइंगल्स के नाम इनके वही ले लेते हैं, ए बी सी एंड डी ई एफ। तो अगर इनके हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो अब आप कोई सी एक साइड पिक कर लें, मतलब ए बी भी पिक कर सकते हैं और बी सी भी पिक कर सकते हैं। तो अगर मैं ए बी पिक कर रहा हूँ तो वो डी के करके कॉन्ग्रुएंट ले लेता हूँ, तो ये दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इट्स मीन के वैसे तो मैंने बात की थी कि हम तीन चीज़ें ढूंढते हैं कोई सी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें सिर्फ दो चीज़ों की बात हो रही है। तो तीसरी चीज़ इसलिए नहीं उसने बताई क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल पहले ही शो हो रहा है, क्योंकि राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, तो एंगल 90 बन जाएगा, और दो साइड्स तो बेसिकली ये दो साइड और एक एंगल को डिस्कस कर रहा है। तो 90 वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा एचएस में, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि ये राइट ट्राइंगल बनेगी, तो 90 एंगल दोनों में वैसे ही बराबर है। तो बन तीन ही चीज़ें रही हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप इसकी जब डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे इन कॉरस्पॉन्डेंस, इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स if hypotenuse and any side, अब यहाँ पे टू की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे टू राइट ट्राइंगल्स, क्योंकि यहाँ पे राइट का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टू राइट ट्राइंगल्स, उसके अलावा यूज ही नहीं हो सकता। इन एनी कोरस्पोंडेंस ऑफ टू राइट ट्राइंगल्स, इफ हाइपोटेन्यूज
इफ हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड, कोई भी एक साइड हम पिक कर सकते हैं, ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू corresponding hypotenuse and any one side of other triangle in any correspondence of two triangles if hypotenuse and any one side of one triangle is congruent to corresponding hypotenuse and any one side of other triangle then triangles are congruent। तो उसकी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो अगर आप देखें सबकी वर्डिंग सेम है, बस सिर्फ आपने इस वर्ड को देखना है, एच एस का मतलब है तो हाइपोटेन्यूज और साइड, वो आपने बस चेंज कर देना है डेफिनेशन में। बाकी डेफिनेशन अगर आप इन चारों की देखें, और दो की मैंने नहीं लिखवाई क्योंकि यहाँ पे एंगल साइड था, तो वहाँ पे आ जाएगा इफ टू एंगल्स एंड एनी वन साइड, मतलब अब कॉमन का वर्ड नहीं आएगा उसमें। तो एंगल साइड में सिर्फ यहाँ कॉमन की जगह पे क्या आ जाएगा, एनी वन साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड देयर कॉमन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। तो आप इसी डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये 6 पोस्टुलेट्स है, तो इनको आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट अब इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज को भी देखते हैं कि उसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। वो बहुत ही आसान है, उसमें डेफिनेशंस का तो कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा उसके अंदर। तो मूव करते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल ट्रू फॉल्स है, तो वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2, 3 एंड 4, 5 ये 4 सवाल हैं। इनमें से एक दफ़ा इस दफ़ा बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन 2021 में, तो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ज़्यादातर चांसेस में डेफिनेशंस की होते हैं इस चैप्टर 10 में से, लेकिन क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखें, आपने इन 3 वैल्यूज़ की 3 एंगल्स को बताना है कि किन के इक्वल हैं। तो वो आपको इस लाइन से ही पता लग रहा है, ये लाइन उसने गिवन दी हुई है। अगर आप इस लाइन को गौर से पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल LMN के। तो आपने इनकी पोजीशंस को फोकस करना है। ए फर्स्ट पे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाला जो एंगल है वो इधर वाले फर्स्ट के इक्वल होगा हमेशा। कोरस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है जो इस वाली साइड पे वो इस वाली साइड के इक्वल होगा। इसके बाद बी वाला एंगल किसके इक्वल होगा, M के, और सी वाला एंगल बराबर होगा N के। तो इनकी पोजीशंस को आप बस फोकस कर लें। तो एंगल M जो है वो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे सेकंड पे B लिखा हुआ है। तो B पे 30 डिग्री है, या आपने भी एंगल वैल्यू तो लिखनी नहीं है, तो आप देख लें M पे भी 30 डिग्री है, तो आपको वैल्यू देख के भी आइडिया हो रहा है। तो अगर डायग्राम ना भी दी हुई होती तो इसको देख के भी हम लिख सकते थे। तो एंगल M बराबर होगा एंगल B के, एंगल N थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, यहाँ थर्ड पे C है, ये बराबर होगा मेजरमेंट एंगल C के, और लास्ट में अगर आप देखें एंगल A वो जो है फर्स्ट पे लिखा हुआ है एंगल L उसके इक्वल होगा। तो इस तरह आप तीनों एंगल्स बता सकते हैं। ये एंगल का सिंबल होता है जो हम इस तरह लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, उसमें उसने कहा है आपसे कि आपने x की वैल्यू बतानी है, फाइंड x। तो इसमें तीनों एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और यहाँ भी 3 एंगल बने हुए हैं। तो क्लियर शो हो रहा है कि आपके पास 80 के इक्वल है, 40 के इक्वल है, तो ये 60 के इक्वल ही होगा। लेकिन अगर हम इसकी डायग्राम उसको देखें, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की लाइन को, तो आपने कौन सा एंगल फाइंड करना है, N। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल N ये कॉन्ग्रुएंट है, ये थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे थर्ड पे C है, तो ये एंगल C के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल C के। तो एंगल N की वैल्यू कितनी है, X, और आपके पास एंगल C की जो वैल्यू है वो आपके पास है 60 डिग्री, तो X की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ जाएगी। ये सिंपल आपने फाइंड करना था, इसमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको नेम्स पढ़ के ही आइडिया हो जाएगा कि वैल्यू हम की क्या आ रही है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं 4 एंड 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो 5 है वो तो इस साल बोर्ड में भी आया हुआ है। तो आपने सबसे पहले इसमें देखना है कि अननोन वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे। तो एक M की वैल्यू आ रही है, ये आपने फाइंड करनी है, और एक X यूज़ हो रहा है, इसको आपने फाइंड करना है। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपके पास X, Y और Z
तीनों वेरिएबल आ रहे हैं, तो उन तीनों की वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उसने आपको ये दो साइड्स इक्वल दी हुई हैं। ये डबल एरो का लाइंस का मतलब है कि ये वाली लाइन बी डी ये बराबर है आपके पास सी डी या डी सी के। तो इनको अगर आप इक्वल रख लें 5m माइनस 3 इक्वल टू 2m प्लस 6, तो आप m वाली वैल्यू कंबाइन कर लें, 2m को इधर शिफ्ट कर दें तो 2m इधर आके माइनस हो जाएगा और 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 9 एंड m इज इक्वल टू 9/3, तो m का आंसर आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखें कि उसने जो आपको ट्राइंगल्स में यहाँ पे ये एंगल शो हो रहा है और यहाँ वाला ये वाला एंगल शो हो रहा है, तो इसमें ये एंगल इसके बराबर क्यों है, क्योंकि अगर ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली जो साइड है वो भी इस साइड के इक्वल है, तो ये साइड तो दोनों में कॉमन है, तो ये दो ट्राइंगल्स ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। तो आप इसको सिंपल क्या कर सकते हैं कि इसके सामने वाला जो एंगल बन रहा है, इस साइड के सामने वाला एंगल, वो इस साइड के सामने वाले एंगल के ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्योंकि ये साइडें आपस में इक्वल दी हुई हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री के। तो अगर आप इंटरनल वैल्यू देखें, ये वैल्यू डिग्रीज में है दोनों, तो इनकी इंटरनल वैल्यूज भी आपस में इक्वल होंगी। अगर डिग्री डिग्री के इक्वल है तो ये 5x प्लस 5 किसके इक्वल होगा, 55 के। तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि आप या इस डिग्री को अंदर सोल्व भी कर सकते हैं, इसके ऊपर x डिग्री आ जाएगा और ये 5 वहाँ जाकर सोल्व भी हो सकता है। तो 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 5 इज इक्वल टू 50, देन 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 डिग्री, क्योंकि हम इसको वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको डिग्री में शो कर रहे हैं, एंगल है ये बेसिकली। तो इस तरह आपने दोनों वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करना था, x की वैल्यू को भी और m की वैल्यू को भी। एक्चुअली यहाँ पे डिग्री आना नहीं चाहिए, ये खाली आपके पास 10 आंसर आना चाहिए था, क्योंकि जब 10 आप इसमें पुट करेंगे तो ओवरऑल 50 डिग्री बन जाएगा। लेकिन बुक में आंसर उसे डिग्री में दिया हुआ है, तो आप इसको डिग्री में भी लिख देंगे तो इतना इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी हुई हैं। अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास इनकी पोजीशन से आइडिया हो जाएगा आपको। देखें पहले दो साइड क्या आ रही हैं, P एंड Q, और यहाँ पहली दो साइड्स दो अल्फ़ाबेट्स A B आ रहे हैं। तो जो PQ साइड होगी वो बराबर होगी AB के। अच्छा, यहाँ पे एक बात यह है कि M आपने नहीं लिखना, अगर M लिखेंगे तो कॉन्ग्रुएंट का साइन आपको मिटाना पड़ जाएगा। मेजरमेंट अगर लिखेंगे तो कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं लिखते, तो इसलिए जब मैं खाली कॉन्ग्रुएंट का साइन लिख रहा हूँ तो मेजरमेंट नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अगर मैं Q और R पिक करता हूँ तो यहाँ से B और C लेना पड़ेगा, तो QR कॉन्ग्रुएंट होगा BC के। और थर्ड अगर आप देखें, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट लेता हूँ PR, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा फर्स्ट और लास्ट AC के। अब इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। PQ जो है वो पहले दो ले रहे हैं, तो यहाँ से AB के इक्वल ले रहे हैं, तो PQ की वैल्यू x है और AB की वैल्यू आप यहाँ से देखें 3 सेंटीमीटर, तो ये आपको आंसर मिल गया 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं QR आपके पास 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से B और C कितना है Z, तो Z की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। लास्ट आपके पास PR है, PR आपके पास 5 सेंटीमीटर है एंड AC आपके पास है y-1, तो 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये तीन वैल्यूज आपने फाइंड करनी थी x, y एंड z की, जो इजीली आप इसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का जो उसने आपको लाइन लिखी हुई है उसी से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये 10 चैप्टर था आपका, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर थ्योरम्स। तो दोबारा मैं कहूँगा कि आपने इसकी डेफिनेशंस को गौर से समझना है, जो पोस्टुलेट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, तभी आपको चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम समझ आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।